बच्चों, मैं साधु शरण पांडे, सहायक अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर। तो आज एक बार फिर आपका 2 जून को ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। इस कोरोना महामारी में बच के रहने की ज़रूरत है। अभी आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा रद्द हो गई। इंटर की परीक्षा की संभावना है कि जुलाई के सेकेंड वीक में इंटर की परीक्षाएं होंगी और उसमें भी 1.5 घंटे का पेपर होगा। 10 प्रश्न होंगे जिसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन जो भी है, हम लोग अपना तैयारी करें, पठन पाठन कार्य जारी रखें। जिस तरह से सरकार की मंशा होगी उस तरह से आप चाहे हम करेंगे, लेकिन हम लोग अपने पढ़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11-12 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए हम कल बताए थे, हिमालय का वर्गीकरण बताए थे और उसमें हम 36 वर्गीकरण का उल्लेख किए थे। 36 वर्गीकरण के संबंध में आप लोगों को बताए थे। आज यह है आपका उत्तर का हिमालय। क्या है? उत्तर का हिमालय। उत्तर के हिमालय का हम जब वर्गीकरण करते हैं लंबवत रूप में, तो इसको हम देखेंगे। पहला यह होगा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। दूसरा होगा बृहद हिमालय। तीसरा होगा लघु या मध्य हिमालय। लघु हिमालय भी कह सकते हैं या मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। और लास्ट होगा शिवालिक की श्रेणी। यानी 4 भागों में हम इसको बांटेंगे: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ। अब एक बात आती है जो बीच में, जैसे इसके पहले भी हम चर्चा किए थे और बताए थे कि किसी भी देश की एक सीमा होती है, चाहे स्थलीय सीमा हो या हिमालय, जैसे हिमालय है तो इसका भी एक सीमा है कि इस और जो सीमा है उस सीमा का नाम एक होता है। जैसे यह आपका भारत की सीमा है और यहाँ सटे पाकिस्तान की सीमा है। तो यह बीच में जो आपका एरिया है, इस एरिया का एक नाम होगा। तो ठीक वही स्थिति हिमालय में भी है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय और यहाँ आप देख रहे हैं बृहद हिमालय। तो इन दोनों हिमालय के बीच में सचर जोन, क्या है? सचर जोन। ये बीच में जो सीमा निर्धारण होगा इसका नाम होगा सचर जोन। इसका नाम है सचर जोन। अब नेक्स्ट है बृहद हिमालय और अगला है लघु या मध्य हिमालय। बृहद और लघु मध्य हिमालय के बीच में जो सीमा है बीच में, उसका नाम होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या होगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का सीमा का नाम होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इसके बीच का जो सीमा निर्धारण होगा, बीच का जो सीमा का निर्धारण होगा, उसका नाम होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या होगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो यह क्लियर हो गया। 4 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया शिवालिक की श्रेणी। और इसके बीच का जो सीमा का निर्धारण होता है उस सीमा का नाम क्या है? तो एक है सचर जोन, दूसरा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तीसरा है मेन बाउंड्री फॉल्ट। यही हमारे हिमालय के मध्य बीच का जो सीमा होता है, बंटवारा जब होता है तो उसका यही नाम दिया गया है। यह तीनों, इसको आप लोग ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर आगे हम बताएं। तो यह बात क्लियर हो गई। अब 36 वर्गीकरण में पहला है, बताए भी हैं, इसके पहले 4 प्रकार का वर्गीकरण हम आपको बताए हैं। तो 36 वर्गीकरण में पहला है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। अब
इस पर आप ध्यान दीजिए। एक दिन और हम बताए थे कि जब पॉइंट और हेडिंग बोला जाए तो उसमें उसका अर्थ होता है। ट्रांस हिमालय से क्या तात्पर्य? ट्रांस का मतलब होता है पूर्व। पूर्व क्या मतलब होता है? पूर्व। ट्रांस का मतलब हो गया पूर्व। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हिमालय है, हिमालय से पूर्व ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। मतलब हिमालय से पूर्व ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय हम कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है। तो आप देखेंगे काराकोरम की श्रेणी, जास्कर, लद्दाख की श्रेणी और कैलाश रेंज, यह यहाँ तक फैला हुआ है। कैलाश रेंज तक क्या है? काराकोरम की श्रेणी, जास्कर की श्रेणी, लद्दाख की श्रेणी और कैलाश रेंज। अब ये जो आप देख रहे हैं जास्कर और लद्दाख, जास्कर और लद्दाख के बीच में एक नदी है, जो नदी बही हुई है उसका नाम है सिंधु नदी। क्या है? यहाँ बीच में जास्कर और लद्दाख के बीच में एक नदी एक निकली है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो यह क्लियर हो गया कि ट्रांस हिमालय, हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद इसमें विभिन्न तरह की श्रेणियां हैं जो हम आपको क्लियर कर दिए। अब एक आप नाम सुने होंगे K2। K2 को कहते हैं गार्डविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं? K2 बार बार आप सुनते हैं, गार्डविन ऑस्टिन उसको कहते हैं। तो परसों संभवतः मतलब 2 दिन पहले हम आपको बताए थे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट। और उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 गार्डविन ऑस्टिन है। और गार्डविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी हो गया एवरेस्ट और गार्डविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको यह जो है यह इसी पर ट्रांस हिमालय में ही यह अवस्थित है। राकापोसी। राकापोसी क्या है? यह ट्रांस हिमालय में विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जो ट्रांस हिमालय पर अवस्थित है। ग्लेशियर के संबंध में आप लोग सुनते होंगे ग्लेशियर। ग्लेशियर में सियाचिन, बाल्टेरो और हिस्पर। क्या है? सियाचिन, बाल्टेरो और हिस्पर, यह तीनों ग्लेशियर कहाँ अवस्थित हैं? तो ट्रांस हिमालय पर ही अवस्थित हैं। अब इसके बाद आपको दूसरा बता रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय के संबंध में बातें क्लियर हो गई। अब दूसरा है आपका बृहद हिमालय। क्या है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी हम जानते हैं। हिमाद्री के नाम से मतलब यह बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढका हुआ है इसलिए इसको हिमाद्री के नाम से भी हम जानते हैं कि इसको बृहद हिमालय को। इसका विस्तार क्या है? सिंधु नदी के गार्ज से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। क्या है इसका विस्तार? सिंधु नदी के गार्ज से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इसका बृहद हिमालय का विस्तार है। यहाँ इससे निकलने वाली मुख्य नदियाँ जो हैं गंगा और यमुना हैं। क्या है? क्लियर हो गया। इससे निकलने वाली 2 नदियाँ गंगा और यमुना हैं। और माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, नंदा देवी, केदारनाथ। कौन कौन? माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, नंदा देवी और केदारनाथ। यह मुख्य पर्वत इसी पर अवस्थित है, बृहद हिमालय पर ही। तो पहला आपका क्लियर हो गया, दूसरा बृहद हिमालय क्लियर हो गया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का वर्गीकरण में नेक्स्ट हिमालय है लघु या मध्य हिमालय। तीसरा है लघु या मध्य हिमालय। इसकी लघु या मध्य हिमालय की चौड़ाई 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर। और
इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर औसत ऊंचाई इसकी है। कितना? 3000 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है लघु या मध्य हिमालय की। अब एक बात और आपको क्लियर करते हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से लघु और या मध्य हिमालय पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण यह हिमालय है। यहाँ तमाम तरह के पर्यटक के मतलब स्थान हैं जहाँ लोग घूमने के दृष्टिकोण से जाते हैं। अब देखिए, इसके पहले हम बृहद हिमालय का अध्ययन किए हैं और इस समय लघु हिमालय के संबंध में हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय की जो यह श्रेणियां हैं आप देख रहे हैं, और लघु हिमालय यहाँ पे है। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटी है, उस घाटी का क्या नाम है? कश्मीर घाटी, लाहुल या स्पीति घाटी। क्या है? दोनों के बीच में जो घाटी अवस्थित है उसका नाम है कश्मीर घाटी, लाहुल या स्पीति घाटी। तो यह हो गया घाटी, इन दोनों के बीच जो अवस्थित है। अब हम इसका चर्चा आपसे कर दिए बृहद हिमालय का। अब इसके बाद हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ से जो इसकी श्रेणी है यह यहाँ गई है और यहाँ तक ऐसे आई है, तो जब बीच में समतल टाइप के होगा तो निश्चित रूप से वहाँ मैदान दिखाई देगा। घास के मैदान यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो घास के मैदान कश्मीर घाटी में एक नाम आपने सुना होगा, मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये कहाँ है? कश्मीर घाटी में है, कश्मीर में अवस्थित हैं, जो पशुओं को खिलाने के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी प्रजाति की यह घास मानी जाती है, जिसका नाम है मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। वही ठीक घास के मैदान का ठीक कंडीशन है उत्तराखंड में। यहाँ पे बुग्याल और प्यार, क्या? बुग्याल और प्यार, यह दो नाम से उत्तराखंड में यह प्रसिद्ध है, जो पशुओं को खिलाने के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे शिवालिक श्रेणी का। तो लघु और शिवालिक श्रेणी के बीच में जो हमारा पर्यटक स्थल है वह है शिमला और मंसूरी। क्या है? पर्यटक स्थल जो है शिमला और मंसूरी, लघु और शिवालिक। अभी शिवालिक श्रेणी की हम चर्चा नहीं किए हैं, इसके बाद शिवालिक श्रेणी की चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं घूमने के लिए शिमला और मंसूरी लोग जाते हैं, तो यहीं पर यह अवस्थित है। अब आपको हम नेक्स्ट शिवालिक श्रेणी के संबंध में बता रहे हैं। तो इसके बाद आपको 3 प्रकार का वर्गीकरण हम बता दिए। चौथा है आपका शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जिसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार से लेकर और असम के दिहांग तक इसका विस्तार है। कहाँ तक है? पाकिस्तान के पोटवार से लेकर और असम के दिहांग तक इसका विस्तार है शिवालिक श्रेणी का। अब एक बात और आपको क्लियर कर दें, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ? यहाँ प्रश्न उठता है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ? जैसा कि आपको हम बताए भी हैं, जानते भी हैं, भारत की जो प्लेटें हैं, भारत की प्लेटें उत्तर की तरफ गतिशील हैं। किधर गतिशील हैं? उत्तर की तरफ गतिशील हैं भारत की प्लेटें। तो इसके पहले जो आप हिमालय अभी पढ़े हैं उसमें से नदियाँ निकलती हैं, गंगा हुआ, यमुना हुआ। तो नदियाँ अपने साथ अवसाद को लेकर आईं। अपने साथ क्या लेके आईं? अवसाद को लेके आईं। और आपको बता दिए हैं कि उत्तर के तरफ भारत की प्लेटें गतिशील हैं। तो जब अवसाद को लेके आईं तो प्लेटें यहाँ पे अवसाद जब आ गया तो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। जैसे आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे पुस्तक है और यहाँ पे जब हम प्रेशर देंगे, ऐसे प्रेशर देंगे तो यह उठना शुरू हो जाएगा, उठ जाएगा। तो ठीक यही कंडीशन यहाँ पर है। जब यह प्रेशर अवसाद का पड़ा तो यह धीरे धीरे
ऊपर उठना शुरू हो गई और उठ गई, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हो गया। तो एक बात क्लियर हो गया, शिवालिक श्रेणी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद यानी मिट्टी से हुआ। तो बहुत ज़्यादा यह ऊंचाई को प्राप्त नहीं की, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। 600 मीटर से लेकर कहीं कहीं 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसके पश्चात जब फिर से नदियों का बहाव हुआ, नदियां बहीं, तो यह मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। तो कहीं कहीं यह उसको काट के समतल कर दी। क्या कर दी, कहीं कहीं इसकी स्थिति हो गई ऐसे बही नदियां बही तो यह समतल हो गया। तो पश्चिम में जब समतल की तो उसको हम दून के नाम से जानते हैं, जिसका नाम पड़ गया देहरादून। और उसके बाद कहीं फिर बना दी तो पश्चिम में दून कहा गया, जिसको हम देहरादून के नाम से जानते हैं। और अभी आपको हम बता दिए हैं कि पूर्व में भी दून कहा गया। दून तो अभी हम आपको बता दिए हैं, पूर्व में दून नहीं कहा गया। पूर्व में भी नदियां शिवालिक श्रेणी को काट के समतल कर दी तो वहाँ पे द्वार कहा गया, यानी हरिद्वार। हरिद्वार का वह क्षेत्र हो गया। तो यह बात क्लियर हो गया। और इसके पदीय क्षेत्र को, मतलब जब इधर पहाड़ से आप नीचे हिमालय से नीचे जब पदीय क्षेत्र के तरफ जाएंगे, पदीय क्षेत्र को हम तराई के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तराई के नाम से। तो यह क्लियर हो गया। इसका विस्तार हम लोग समझ गए, किस तरह से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, यह बातें क्लियर हो गई। और उसके बाद देहरादून कैसे नाम पड़ा और हरिद्वार कैसे नाम पड़ा, यह बातें भी क्लियर हो गई। तो आज हम लोग इसका वर्गीकरण क्लियर कर लिए हिमालय का। अब शेष बात कल। आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग प्रश्न उत्तर जिस तरह से हम यहाँ समझाए हैं, बताए हैं, उस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। शेष कल।